नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और साथी से आपको मिलवाने लाए हैं। आप हैं उदय प्रजापति जी। आप उदय प्रजापति जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपके बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी लॉ फैकल्टी टीयू में HC1 SU 2025 में उपाध्यक्ष पद से आप जीते हैं। आपको इस जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं तो अकेला ही चला था सफर में जानवे ये मंजिल। मैं तो अकेला ही चला था सफर में जानवे ये मंजिल। लोग आते गए और कारवां बनता गया। वाह, अभिवादन स्वीकार करें उदय प्रजापति का। LC1 स्टूडेंट यूनियन में उपाध्यक्ष पद पे इस बार मैंने 351 वोटों से विजय हासिल किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया। उदय जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आप सबसे पहले अपनी पृष्ठभूमि और गोरखपुर से दिल्ली विश्वविद्यालय तक की यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर मेरी यात्रा तो बहुत संघर्षमय रहा जी, क्योंकि मेरे फैमिली में मैं पहला बंदा हूँ जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। वाह, मेरे पापा जी कोर्ट के बाहर एक छोटी सी मूंगफली की दुकान लगाते हैं और साथ में छोटे छोटे किसान भी हैं। तो उस संघर्ष भरे जीवन में मेरे पापा ने, मम्मी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। मुझे लगता है कि अगर मेरे मम्मी पापा अगर आज मुझे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता तो मैं आज आपके साथ, आपके सामने नहीं। वाह 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 वाह, उदय जी बहुत भाग्यशाली हैं आप। जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी एक कॉलेज के सामने, एक विद्यालय के सामने मूंगफली बेचकर और किसानी कर कर गुजारा करते हैं। उस समय आपके मन में, जब आप अपने पापा जी को देख रहे हैं कि मूंगफली बेच रहे हैं या किसानी कर रहे हैं, तो मन में जो उनके पुत्र होते हैं या उनकी औलाद होती है या उनके अपने होते हैं, उनके दिमाग में एक सपना आता है कि मैं अपने माता पिता के लिए ऐसा करूँगा ताकि इनको ये सब ना करना पड़े। आपने क्या सपना देखा था कि आप क्या बनेंगे और अपने माता पिताजी की सेवा करेंगे ताकि उन्हें गर्व हो कि उनका बच्चा अच्छा पढ़ लिख चुका है, उनकी मेहनत रंग लाई है? सर एक्चुअली मेरा सपना तो पहले कभी इतना बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने का नहीं था जी, क्योंकि हम एक छोटे परिवार से हैं और एक छोटे जिले से हैं। तो लेकिन जब जैसे जैसे मैं पढ़ाई करता रहा, लोगों से मिलता रहा, लोगों से बातचीत कर रहा, लोगों के बारे में देखा, जाना, फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में सुना, वहाँ का फॉर्म भरा, मेरा एग्जाम था। फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय, मेरे पापा की बहुत मन था कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके पढूं, तो उन्होंने मुझे फॉर्म भरने का सलाह दिया, तो मैं वहाँ से पढ़ने के लिए। वाह वाह, ये कहें कि दिल्ली तक की जो यात्रा है गोरखपुर से, वो आपके माता पिताजी का आशीर्वाद है, स्नेह है। लेकिन फिर भी आप उनके सपने, माता पिता के सपने होते हैं, उनका सपना था कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करें, एडमिशन लें, और उनके क्या क्या सपने हैं जिन्हें आप पूरा करेंगे? मेरे पापा मम्मी का यही सपना है कि एक अच्छा इंसान बनो तुम, चाहे परिस्थिति जो भी हो, अपना संघर्षमय जीवन से रहो, कभी हार मत मानो। जैसे होता ना, जैसे आपने अभी लॉ में आपने उपाध्यक्ष पद जीत हासिल की है, ऐसे अपने सपने होते हैं कि मुझे एक मजिस्ट्रेट बनना है या मुझे राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। ऐसा क्या है आपका सपना? सर मेरा सपना तो कुछ ऐसा, मैंने लॉ फैकल्टी भी आया तो मेरा कुछ ऐसा सपना नहीं था कि मैं लॉ फैकल्टी में जाऊंगा। लेकिन हाँ, जब समय समय बदलता है, लोगों के बारे में, अपने बारे में जानकारी होती है, लोगों से मिला, तो वो एक लक्ष्य निर्धारित होता है। तो जैसे कि मैं लॉ फैकल्टी में पहली बार आया था तो मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि चुनाव ऐसा होता है। लेकिन जैसे सीनियर मिले, दोस्त मिले, उससे बातचीत करके उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो अभी मैं उपाध्यक्ष पद पे मनोनीत हुआ। इसके बाद सर मेरा जो है कि मैं आगे अपने लॉ करियर में कुछ अच्छा करना चाहूँ। जी जी जी, आपको क्या लगता है देश में क्या क्या खामियां हैं जो आप लॉ फैकल्टी में आए हैं और उनको दूर करना चाहेंगे? सर लॉ, जैसे कि देश में कमियां, अगर जैसे कि मैं लॉ विद्यार्थी हूँ तो लॉ फैकल्टी में पढ़ने के बाद मुझे लॉ में ही बहुत कमियां दिखाई दी। जैसे कि जुडिशियल सिस्टम जो है, उसके बाद जो केस, करोड़ों केस लंबित हैं, और जो है जुडिशियल, जैसे कि पुलिस कस्टडी में जो डेथ हो रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं हो पा रही है जी, इन सब चीजों में बहुत सारे कमियां। वाह वाह वाह, नए विचार, नई धारा, नई युवा। देश का कुछ ना कुछ अच्छा होना है हमें, और देश को आप पर गर्व है। उदय जी, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लॉ सेंटर 1 में कानून की पढ़ाई करते हुए छात्र राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर लॉ फैकल्टी में जब मैंने एडमिशन लिया तो बहुत सारे सीनियर मेरे गोरखपुर देवरिया से मिले जी, जो कि खुद इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे। तो उनके साथ मैंने जुड़ा, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि आपको भी ऐसा करना है, हम आपके पीछे हैं, सहयोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सीनियर का, उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया हमेशा आगे आने के लिए। वाह 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 वाह। उदय जी, हम एक और प्रश्न आपको देते हैं कि चुनाव लड़ने का निर्णय आपने कब और क्यों लिया?
कोई ऐसी कोई विशेष घटना आपके कॉलेज परिसर में हुई जिसकी वजह से आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा मिली या लड़ने का निर्णय लिया? एक्चुअली सर, जब पिछले साल मैं कई प्रोटेस्टों में शामिल रहा, जी। कैंपस में कुछ एग्जाम असिस्टेंट के लिए प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मैं आगे रहा। हम्म। तो सर, जब मैं आगे रहा तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे कुछ मीडिया टाइप बना कर डाल दिया, जी। जिससे कि डीन मैम मुझे बुला के चैम्बर में मुझे डांटा कि जी। आपने ऐसा क्यों किया। तो वहां से मन में आया कि नहीं, मैं एक यूनियन में अगर रहता तो मुझे ये डांट सुनने को नहीं मिलती, और अच्छे से लोगों की आवाज को मैं बन के एक दीवार की तरह मैं खड़ा रहता। वाह। तो तब से मन में आया कि नहीं, इलेक्शन भी लड़ना है और मैम को जो कमियां हैं कैंपस में उनको दूर करना है। वाह वाह वाह, आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर करना हाँ, है, लॉ और ये एक अच्छा और सुनहरा मौका है जब इसमें आप आए और जीत हासिल हुई है तो उन कमियों को दूर भी करेंगे। वाह उदय जी, वाह, बड़ी अच्छी सोच है आपकी, आप सकारात्मक सोच रखते हैं। उदय जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि इस चुनाव में आप 351 वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। इस जीत के लिए कितनी चुनौतियां सामने आई? सर, इस जीत के लिए चुनौतियां तो बहुत रही, क्योंकि मैं अपने फैकल्टी में एक ऐसा बंदा था जो कि मसल और मनी पावर से हटके एक सिंपलिसिटी लेकर चुनाव जीता था। क्या बात है, क्या बात है, आपने उनसे टक्कर दी और आपने जीत हासिल की। और ये भी जानना चाहेंगे, चुनाव प्रचार के दौरान आपको और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर, चुनाव प्रचार के दौरान मुझे, जैसे कि पहले मैंने अकेला ही शुरू किया था 2-3 मित्रों के साथ। जी। तो बच्चों से थोड़ा सा कनेक्ट करना, बच्चों को मिलाप करना, थोड़ा सा वो कठिनाइयाँ शामिल हुई, और खास नहीं रहा कुछ, और सब तो मेरी टीम अच्छी रही, दोस्त अच्छे रहे, तो उनसे बातचीत होती रही। वाह 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 वाह, आप भी इस बात को मानते हैं और पूरा फैकल्टी कॉलेज भी मानता है कि 351 वोटों से जीतना एक रिकॉर्ड तोड़ जीत है। इसके लिए आप किसको श्रेय देते हैं? सर, 351 वोट से लॉ फैकल्टी LC1 में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है। जी 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 जी। तो इसकी सबसे बड़ी श्रेय है जो मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा, क्योंकि टीम ने ही सभी लोगों को देखा, जाना, परखा, समझा, लोगों के बारे में बताया कि एक सिंपलिसिटी चुनाव हम लड़ रहे हैं, इसमें जो ना मसल है ना मनी पावर है। तो उसकी लोगों को आकर्षित किया कि हाँ, एक उदय प्रजापति डिजर्विंग कैंडिडेट, इनको वोट देना चाहिए। तो 351 वोट की जो हम श्रेय हैं वो अपने स्टूडेंट को देना चाहेंगे, अपनी टीम को देना चाहेंगे। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उदय जी, आप देश की राजधानी दिल्ली के एक कॉलेज से आपने उपाध्यक्ष पद जीता है, आपको बड़ी खुशी हो रही है और हमारी ट्रू मीडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रजापति दिल्ली NCR के तमाम प्रजापति समाज के लोगों ने आपको किस तरह से आशीर्वाद दिया, किस तरह से आपको एक हाथों हाथ लिया, कितना लाड किया कि ये प्रजापति समाज का बेटा है और उपाध्यक्ष पद से जीता है, अगर उन्होंने सम्मानित किया है और आपको कैसा फील हुआ, ये भी हमारे दोस्तों को बताएं। सर, इलेक्शन के पहले तो ऐसा कोई प्रजापति समाज मेरे साथ नहीं था जी। जो दोस्त थे वही सारे थे, लेकिन हाँ, इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद बहुत सारा प्लेटफॉर्म से उन्होंने कॉल किया, बताया कि बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। बहुत सारे लोग ने मिलने भी आया, कुछ भेंट भी दी, तो उसके लिए मैं आभार रहूँगा उनका, और मैं आशा करूँगा कि आगे जीवन में मैं आगे कुछ करूँगा तो वो प्रजापति समाज मेरे साथ है। वाह 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 वाह। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि लॉ सेंटर 1 के छात्रों के लिए आपकी पहली प्राथमिकता अब क्या रहेगी? सर, जैसे कि मैं उपाध्यक्ष अभी चयनित हुआ हूँ 351 वोट से, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि अभी फैकल्टी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम मुझे लगती है कि आज तक लाइब्रेरी में PWD कैंडिडेट के लिए सुविधा नहीं है, गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है, AC सही से चल नहीं रही है। इन सारे मुद्दों पे मैं बहुत काम करने के लिए स्टूडेंट में आया हूँ, उन्होंने मुझे जिताया है, तो आशा करूंगा कि मैं इन मुद्दों पे खड़ा होता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उदय जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये व्यक्तिगत सवाल है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, तो वो बहुत सारा खर्चा करती है, सामने वाले वोटों को लुभाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पैसा भी खर्च करती हैं और तमाम तरह के लालच देती हैं। मैं उन लालचों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ रहे हैं। क्या आपने या आपके जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया कि जो तमाम जो वोट है आपके स्टूडेंट हैं, उनको लालच दिया, आपने दिया या नहीं, या दूसरे जो विपक्षी हैं उन्होंने दिया या नहीं? सर, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उदय प्रजापति लॉ फैकल्टी में एक ऐसा बंदा था जिसने कि सिंपलिसिटी पे चुनाव जीता है। जी।
किसी को ऐसा मैंने कुछ गलत तरीके से लुभाने की कोशिश नहीं की। जी हाँ, विपक्ष का मुझे कुछ ऐसा खास आइडिया नहीं है, जी। लेकिन उदय प्रजापति की और उसके टीम के द्वारा ऐसा कोई लुभाना वादा किसी से नहीं किया। वाह 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 उदय जी, जब आपका ये चुनाव का निर्णय हुआ, डिसीजन हुआ कि आप उपाध्यक्ष पद से जीते हैं, तो आपके गोरखपुर, आपके गांव, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधियों का क्या रवैया रहा? सर, सबका बहुत खुशी की लहर मेरे गांव में दौड़ चुकी, और बहुत सारे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में, उन्होंने बहुत सारी शुभकामनाएं दी। वाह खासकर मेरे मम्मी पापा को बहुत खुशी हुआ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुभकामनाएं पुनः आपको। बहुत बहुत उदय जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जीत के बाद आपकी जिंदगी में क्या विशेष बदलाव आया है? क्या जिम्मेदारियां लेने का आपने निर्णय लिया है? क्या कुछ ऐसी आदतें थी जिनको छोड़ के और नई आदतें आपने करनी है, क्योंकि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आई है, इस विषय में भी बताएं। सर, मैं जीतने के बाद मुझे ये लगा कि लोगों के प्रति आपका जो आपका विश्वास है, उसको लेके आप खड़े उतरे। जी आपने आपके लिए लोगों ने वोट दिया है, जिस काम के लिए वोट दिया है, जी उसके लिए आप काम करें। जी 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 जी। जैसा कि आप कानून के छात्र हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी आपने उपाध्यक्ष बन गए, इन दोनों को आप कैसे संतुलित कर रहे हैं और भविष्य में कैसे करेंगे? सर देखिए, कानून और राजनीति को संतुलन करना तो थोड़ा मुश्किल है, जी क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग रास्ते हैं। जी लेकिन सर, देखा जाए तो एक कानून के छात्र होते हुए आप अगर राजनीति में जाते हैं, तो जो लॉ बनाया जाता है, जो लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है, उस पर आप बहुत सारे विचार रख सकते हैं अपने। क्योंकि एक लॉ बनाया जाता है, लॉ पे ही हम लोग, जब लॉ बनाया जाता है, उसके लॉ के ही देके एक वकील जो है अपना निर्णय को देखता है। जजेज हैं जो उसी लॉ के ऊपर अपना निर्णय जजमेंट देते हैं, देते हैं। जजमेंट जी देते जी हैं। जी जी जी। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर राजनीति में कोई लॉ का विद्यार्थी जाता है, तो वो अच्छे से लॉ के बारे में बनाने में काम करेगा, क्योंकि हमारा जो काम है राजनीति का, उसका काम है लॉ को बनाना। जी, तो उसमें अच्छे से लॉ को बना पाएगा वो। वाह 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 उदय जी, भविष्य में आपको राष्ट्रीय राजनीति या क्षेत्रीय राजनीति में भी मौका मिलता है, तो क्या आप राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे या आपके कानून के क्षेत्र में और आगे एजुकेशन लेंगे? सर, ऐसा तो मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन हाँ, अगर जनता का सेवा करने का मुझे अवसर मिला, तो मैं जरूर आगे आके जनता की सेवा करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। जिस तरह से आज आपने एक उपाध्यक्ष पद आपने धारण किया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे नियम, और उन पर आप चलेंगे, और उसके दौरान आप ट्रू मीडिया चैनल पर आए अपनी बात कहने के लिए। जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे और जब जीत कर आएंगे, तब भी क्या ट्रू मीडिया के इस प्रांगण में आप आएंगे? बिल्कुल सर, आपका अगर मुझे न्योता मिलता है, तो मैं जरूर ट्रू मीडिया के चैनल पे आके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने मुझे समय दिया, आज आप मुझे सम्मान किया। तो आगे चल के मैं, आपका दायित्व तो रहेगा मेरा कि आपका मैं सम्मान करूँ। बहुत अच्छे। उदय जी, कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पीछे या तो उसकी पत्नी का हाथ होता है या माता पिता का हाथ होता है। अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इस कामयाबी के पीछे या और भी जो कामयाबियां हैं, उसमें माता पिता का कितना आशीर्वाद है, कितना योगदान है, कितना स्नेह है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। और माता पिता का आशीर्वाद क्यों जरूरी है, ये भी बताएं। सर, इस जीत की सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है मेरे माता पिता को और मेरे सीनियर और दोस्तों को, क्योंकि अगर इनका सहयोग नहीं रहता तो मैं आपके इस चैनल पे भी नहीं आ पाता जी। तो सबसे बड़ा जो मुझे श्रेय जाता है मेरे माता पिता को, जिन्होंने इस संघर्ष भरे जीवन में मुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में खर्चा उठा रहे हैं। उसके बाद आता है मेरे सीनियरों ने हमेशा मुझे सहयोग दिया कि आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको किसी भी चीज़ की कमी है, किसी भी चीज़ का दिक्कत हो तो आप हमें बताएंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। दोस्तों ने बहुत भरपूर, जितना सोचा नहीं था दोस्तों से, उससे ज़्यादा मुझे प्यार मिला दोस्तों का। और उन्होंने आगे आके, अगर मैं एक कदम पीछे चल रहा था, 2 कदम मुझसे आगे चल के हमेशा उन्होंने मुझे सहयोग दिया, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने दोस्तों को, अपने सीनियरों को और अपने माता पिता को। वाह 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 वाह। माता पिता का कोई और भी सपना है जिन्होंने आपको कहा है कि भी उदय जी आपको ये भी करना है, वो भी करना है? एक्चुअली सर, मेरे माता पिता तो थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो इलेक्शन वगैरह में उनको थोड़ा सा रुचि नहीं है जी। लेकिन फिर भी मैंने रुचि लिया अपने सीनियरों से, अपने दोस्तों से माध्यम से। और मम्मी पापा को मैंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बोला था। जो भी फाइनेंशियल खर्चा हुआ वो हमारे सीनियर, हमारे दोस्तों ने कुछ मिला जुला के सबने सहयोग किया। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अपने सीनियर को, अपने दोस्तों को देना चाहूँगा। उदय जी, मेरा प्रश्न ये था कि एक, जैसे एक छात्र का भी सपना होता है, मुझे मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट ये है, लेकिन माता पिता का भी बच्चों के प्रति एक सपना होता है
कि मेरे बच्चे ये बन जाएं पढ़ लिख के, तो इनका और हमारा भी भविष्य उज्जवल हो। तो माता पिता का क्या सपना कभी महसूस हुआ आपको कि माता पिता ने कहा कि बेटा पढ़ के वकील बनिए, जज बनिए, या आप एक इंजीनियर बनिए, या ऐसा कुछ कभी उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की? माता पिता का थोड़ा बहुत जजेज का जुडिशरी जो सिस्टम है उसमें आने का थोड़ा रहता है उनको, जी क्योंकि गांव वगैरह में अभी भी जजेज वगैरह जो बनते हैं बहुत उनको सम्मान मिलता है। तो जी इसलिए मम्मी पापा का थोड़ा सपना है कि वो जुडिशरी में, उदय मेरा बेटा है जो वो जुडिशरी सिस्टम में जाए, जजेज वगैरह बने। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुभकामनाएं आपको, और माता पिताजी को प्रणाम करते हैं हम यहाँ से। और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में प्रजापति समाज में राजनीतिक क्षेत्र में ना ही तो कोई सांसद है, ना ही कोई एमएलए है, ना ही कोई मंत्री है, अगर है भी तो नाम मात्र के। अगर जब तक कहते हैं कि राजनीति में किसी समाज का कोई प्रतिनिधि ना हो, तब तक उस समाज का उद्धार नहीं हो सकता, उस समाज के बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इस पर आप क्या कहेंगे, विस्तार से हमारे दोस्तों को बताएं। सर, प्रजापति समाज एक अच्छा समाज है, बहुत ही नेक का समाज रहा है। लेकिन सर, प्रजापति समाज की कुछ मुझे कमियां नजर आती हैं। वो कमियां ये है कि प्रजापति समाज जो है किसी के ऊपर मतलब आंख मूंद के भरोसा कर लेता है जी। वो अपने को नहीं देखता कि हमारा जो एक पक्ष है वो कितना फायदा देगा, दूसरा पक्ष कितना नुकसान देगा। तो मैं प्रजापति समाज से यही कहूंगा कि अगर आप किसी राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, राजनीति से जुड़ रहे हैं, तो आप अपने जिसमें आपको लाभ हो उससे जरूर जुड़ें और एक विचारधारा को देखें। आपके लिए जो आवाज उठा रहा है, आपके लिए पीछे वर्षों से जिसने आपके लिए आवाज उठाया है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी हो, तो आप उसका जरूर साथ चुनें। क्योंकि अगर आप सत्ता में पहले से ही आप आवाज उठा रहे हैं तो हो सके सत्ता में बाद में भी उठाएंगे। लेकिन अगर आप सत्ता में रहते ही आप अगर उसकी आवाज नहीं उठा रहे हैं तो उसकी कोई मतलब नहीं रह जाता, विश्वास टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं प्रजापति समाज के लोगों से यही कहूंगा कि आप अपने बेटों बच्चों को आप पहले पढ़ाएं लिखाएं, दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में आप जरूर भेजें, वहां पे पढ़ाएंगे लिखेंगे, आगे कुछ जीवन में करने के लिए वहां से सौभाग्य प्राप्त होगा। वाह। तो मैं यही कहूंगा कि प्रजापति समाज से कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं लिखाएं और आगे उनको लेके आएं। अगर 2 रोटी कम खा रहे हैं तो 2 रोटी कम जरूर खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने 2 रोटी कम खाया, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए हमेशा, चाहे मैं 10वीं क्लास में हूँ फिर भी मैंने सबसे हिंदी माध्यम के क्षेत्र में देखा जाए तो मेरे मम्मी पापा ने पूरे जो गोरखपुर में सबसे बड़ी स्कूल है संत तेरेसा हाई स्कूल, उसमें पढ़ाया। उसके बाद मैंने अपनी 12वीं सरस्वती विद्या मंदिर से किया, वो भी बहुत माने जाना स्कूल है। वाह। उसके बाद सेंट ड्यूज जो डीडू से संबंधित है, बहुत पुरानी कॉलेज है, वहां भी मेरे पापा, उस गेट के सामने मेरे पापा अपना दुकान लगाते हैं और वहां पे मैंने पढ़ाई की है। तो बहुत बड़ा मेरे मम्मी पापा का कर्ज रहा। तो मैं प्रजापति समाज से यही कहूंगा कि 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आप ये कहना चाहते हैं प्रजापति समाज से कि अपने बच्चों को देसी की बाद में खिलाएं, पहले शिक्षा जरूर कराएं। वाह, क्या बात है उदय जी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रजापति समाज में एक से एक हुनरमंद शिल्पकार हैं, बर्तन बनाने के कलाकार हैं, कुम्हार हैं, बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां बनाते हैं, लेकिन ये सब जो है विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि जो सरकारें हैं उनसे उनको वो जो उनको चाहिए, जो जरूरत का भोजन, पैसा, सम्मान चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो प्रजापति समाज के वो हुनरमंद लोग उस शिला को, उस शिल्प को छोड़ते जा रहे हैं, और आगे उन जो युवा हैं, आप जैसे युवा हैं, उनको उस प्रतिभा का पता ही नहीं चल पा रहा है। ये कहें कि वो विलुप्त होती जा रही है, वो कलाकारी, वो प्रतिभा, वो शिल्पकारी। तो आप उन प्रजापति समाज के उन कलाकारों को, उन शिल्पकारों को क्या कहेंगे कि वो जिंदा रखें या ना रखें? जिंदा रखें तो उसका क्या क्या लाभ रहेगा भविष्य में? जैसा कि जब मैं गोरखपुर का निवासी हूँ जी, तो गोरखपुर को टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसके लिए जीआई टैग मिला है। लेकिन सर, मैं बात करूंगा जो टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, प्रजापति समाज मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। प्रजापति समाज जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसके लिए बहुत कम मूल्य मिलते हैं और बहुत उसमें मेहनत लगती है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि एक प्लेटफॉर्म हो, अगर कोई कुम्हार है जो मिट्टी का बर्तन बना रहा है, उसको बेच रहा है, तो उसके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जो कि देश और विदेश दोनों के लिए उसको उपलब्ध हो। अगर कोई विदेश से आना, उसको कलाकृति को देख रहा है, जाना, खरीदना चाहता है, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले और प्रजापति समाज के जो भी कुम्हार लोग हैं उनके लिए जैसे कि मशीनी वगैरह, उनको कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाए कि वो आगे बढ़ें, और उनका जो एक कलाकृति है उनको सम्मानित भी किया जाए कि हर वर्ष या हर कुछ जो भी समय मिले
उनको सम्मान किया जाए, प्रजापति समाज को अलग अलग कुछ कंपटीशन हो कि कौन सी कला कौन अच्छा बना रहा है, उसके लिए पुरस्कृत भी किया जाए, जिससे लोगों के मन में अवसर आता है कि हम भी ऐसा करेंगे तो एक आगे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वाकई वाकई उदय जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हम ये भी जानना चाहेंगे, आजकल दिल्ली एनसीआर को छोड़ा जाए, देहात की तरफ से भी जो युवा साथी हैं, जो युवा दंपति हैं, वो आजकल एकल रहना पसंद करते हैं, वो सामूहिक पारिवारिक रूप से रहना पसंद नहीं करते। उस एकल रहने से क्या युवा साथियों को लाभ मिल पाएगा, या इसके पीछे की हानियां क्या है, ये भी हमारे दर्शक। सर एक्चुअली मैं तो अभी दंपति का जीवन नहीं जी रहा, मैं तो अभी मेरी शादी नहीं हुआ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप स्ट्रगल फेज में हैं तो आप अकेले ही जीवन चुनें, क्योंकि आप जब अकेले रहते हैं तो आपको बहुत ही संघर्ष में जीवन चलता है। आपको अपने कपड़े धुलने हैं, आपको अपने खाना बनाना है, आप अपने को मेंटेन भी करना है, आप अपने हेल्थ को भी देखेंगे, आपको अपना काम भी करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा आपको फील होता है कि नहीं, आप अगर आप अकेले हैं तो आप अपने हेल्थ को भी देखेंगे, आप अपने वर्क को भी देखेंगे। इन सारे चीज़ों के लिए अगर आप संघर्ष में हैं, अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना है तो एक बार जरूर अकेले चुनें। इससे आपको महसूस हो जाता है कि हम अपने लिए आप कितना अपना समय दे सकते हैं। वाह 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 उदय जी, बहुत अच्छी बात कही है। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करेंगे आपसे कि आप अपने जूनियर साथियों को, युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहें ताकि उनका जीवन भविष्य उज्जवल हो सके। अपने जूनियर को यही सलाह दूंगा कि संघर्ष हमेशा करते रहें। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपके लोग भी साथ देंगे, और हमेशा कभी भी जीवन में हार ना माने। अगर हम किसी चीज में हारते हैं तो वो हार नहीं होती, हमें वहां से कुछ सीखने को मिलता है। तो आपसे यही कहूंगा कि संघर्ष जरूर करें अपने जीवन में, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ भी जीवन में संभव नहीं है। तो आप सभी से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप संघर्ष जरूर करें अपने जीवन में, एक बार दो बार जितने बार संभव हो संघर्ष जरूर करें, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ मुकाम नहीं मिल सकता है। संघर्ष का दूसरा उपाय है ही नहीं। तो अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो, किसी काम के लिए हो, किसी फील्ड में हो, आप जरूर संघर्ष करें। बहुत अच्छे उदय जी, उदय प्रजापति जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहला पॉडकास्ट है, आखिरी नहीं है, हम जल्दी मिलते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी दोनों जो भी आप लोग हैं, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमें आपने बुलाया और सम्मान दिया। इसके लिए मैं जिंदगी भर के लिए, मैं और मेरी टीम आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।